नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है और कल ही इसकी शुरुआत हुई थी। हंगामेदार शुरुआत रही। आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है, उनके अभिभाषण के दौरान जो विपक्ष था वो लगातार नारेबाजी कर रहा था, सरकार को कई मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहा था। और उसके बाद जब स्थगित होने के बाद जब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के जो है माता प्रसाद पांडे के कुछ बयान के बाद सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर के बजट कल पेश किया जाएगा पटल पर, 20 तारीख है। इसको लेकर के जो सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस आम बजट को लेकर के क्या कहा है। उन्होंने बताया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बजट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुनिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर। सर, क्या पूछना चाहते हैं बताएं। सर, इस बार का बजट कैसा होगा? बजट तो जनहितकारी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा। गरीबों और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। सर, कल से विपक्ष पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हंगामा कर रहा है, आज भी उसी के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष को चाहिए कि वो अपने विचारों पर मंथन करें, जनहित में जो काम हो रहे हैं उनको होने दें और उसमें सहयोग करें, और विधानसभा में भी शोर मचाने के बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करें तो अच्छा है। ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। ऐसा है, ये वही लोग इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं कि जिनको पूरी जानकारी नहीं है। आपने सुना वित्त मंत्री सुरेश खन्ना थे, क्या कुछ कह रहे थे और स्पष्ट रूप से कहा कि मध्यम वर्गीय के परिवारों के लिए, गरीबों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ये बजट होगा। सबसे बड़ी बात है कि करीब बताया जा रहा है कि 8 लाख करोड़ का ये बजट होगा, जिसमें सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात की जा रही है और माना जा रहा है कि कुछ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को नए मिल सकते हैं। तो तमाम बातें इस बजट में देखने को मिलेगी। अभी कल स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो कितने इसका जो रूप होगा वो कितना बड़ा होगा और किन किन चीजों को इन्होंने इस में शामिल किया और किसकी तरफ विकास, कौन से विकास गति में को देने के लिए, कौन से कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बजट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम योगी पर और बीजेपी पर हमला बोला है, सीधा निशाना साधते उन्होंने कहा है कि भगदड़ में जो घटना हुई थी महाकुंभ में, उसको लेकर के निशाना साधा है, उनकी भाषा शैली पर निशाना साधा है। सांसद डिंपल यादव का बयान आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीएम योगी और बीजेपी को लेकर के। सदन उत्तर प्रदेश का चला तो योगी जी ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी अवधी भाषा का विरोध करती है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है। और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेके कई अपने व्यक्तित्व दिए हैं, अपने विचार पेश करे हैं। मैडम, योगी जी का एक बड़ा बयान भी वहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि मुसलमानों की दरगाह में जाएं और वहाँ पे स्कूल चलाएं और उर्दू सीखें। कटमुल्लों की तरह राजनीति की जा रही है, बोल रहे हैं। उनका सब इस तरह का, ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का, यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी, जहाँ हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कुंभ में घटी और जहाँ आंकड़े सरकार ने छुपाए हों और जहाँ न जाने कितने हजारों करोड़ पूरी व्यवस्था में लगा दिए गए। तो आज सही मायनों में तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई, तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का दिन था। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैडम, कुंभ की बड़ी घटना के बाद दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन भगदड़ में कई लोगों की जान गई है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार क्या व्यवस्थाओं में चूक रही है लोगों? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी ट्रेनें चला। आप सुन रहे थे सांसद डिंपल यादव को, समाजवादी पार्टी की मुखिया की पत्नी है और सांसद भी है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर के, बजट को लेकर के भी। आपने सुना किस तरीके से बता रहे थे कि हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ कहा जाता है कि व्यवस्था नहीं है, एक तरफ सरकार पैसा खर्च करती है तो कहते हैं कि पैसे की बंदरबाट हो रही है। कल शिवपाल यादव ने भी बोला था कि पीआर चमकाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सरकारी उन्होंने बोला कि जो आंकड़े थे वो गलत बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, विपक्ष है तो विपक्ष आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपके पास सही आंकड़े हैं तो क्यों नहीं उसे दर्शाते हैं आप जाकर के कोर्ट में इसको लेकर के बात और तथ्यों को क्यों नहीं रखते आप? क्या केवल मीडिया में लाइमलाइट पाने के लिए इस तरीके की बातें की जाएंगी कि ये घटना है, सरकार झूठ बोल रही है? आजकल की डेट में आंकड़े गिन लिए जाते हैं, तस्वीरें आ जाती हैं, कुछ भी होता है तो उसकी तस्वीरें पहले आ जाती हैं, मीडिया के पास भी और विपक्ष के पास भी। तो क्या आप लोगों के पास केवल आरोप लगाना भरी है? आप लोगों के पास अगर सही आंकड़े हैं तो उसको उजागर क्यों नहीं करते? अगर तथ्य आपके पास है कई, अगर जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं कितने सारे लोगों की जान चली गई, तो उसके जो तथ्य हैं उसको लेकर के आगे क्यों नहीं आते आप? केवल आरोप लगाना क्या कितना उचित है ये समझ में आता है। ठीक है, राजनेता है, राजनीति करेंगे और शायद यही कारण है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ बोलने की, शायद इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल विधानसभा में हंगामे के आसार लगभग बने रहते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से सीएम योगी ने माता प्रसाद पांडे के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने उर्दू को लेकर के जो डिमांड की थी उसके बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, बाकियों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। अब इस बयान पर जो कांग्रेस के पूर्व नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। आपको उनका बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीएम योगी के विधानसभा में दिए गए बयान पर। उर्दू में भी होनी चाहिए, जिसका जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कटगुल्ला बनाने की है, उर्दू को कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो बात कहते हैं उसमें बड़ा सार होता है और सुनिए उसमें बड़ा आत्मबल होता है। योगी जी ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश के हित में कहा है और सच मायने में हिंदी हमारी मातृभाषा है और उत्तर प्रदेश हिंदी प्रदेश है, हिंदी बोलने वालों का प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार सब भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन काम तो हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ मोदी जी मुसलमान के हाथ में, एक तरफ कुरान, एक तरफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उस समय इस तरह के क्या संदेश है समाजवादी पार्टी को लेकर जब ये उकसाया जा रहा है कि नहीं, उर्दू किसी भी भाषा को किसी धर्म ग्रंथ से जोड़ना ठीक नहीं। योगी जी ने जो कहा है वो राज्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा है, राज्य के भौगोलिक और सामाजिक समरसता के ताने बाने को ध्यान में रखते हुए कहा है। योगी जी ने किसी ग्रंथ का अपमान नहीं किया, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला। थैंक यू सर। सीएम योगी के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है, डिंपल यादव का बयान आपको सुनाया ही है और तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हैं। लेकिन जिस तरीके से कल सीएम योगी ने बोला और समाजवादी पार्टी तमाम कोशिशें कर रही थी कि सरकार को घेरेंगे, महाकुंभ को लेकर के घेरेंगे, वहां हुई भगदड़ को लेकर के घेरेंगे, बेरोजगारी को लेकर के घेरेंगे, लेकिन एक मुद्दा दे दिया सीएम योगी को और जब उनके बयान आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर समाजवादी पार्टी नजर जरूर आई है और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुल करके सामने आया और अब सीएम योगी के बयान पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उन्होंने कहा था कि जो अवधि भाषा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होती है, साहित्यिक जानकारी नहीं होती है, ऐसे में जिस भाषा में वो अगर सरलता के साथ समझ सकते हैं उन्हें उस भाषा में बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए अवधी भाषा की बात की जाए, भोजपुरी की बात की जाए, ब्रज की बात की जाए, बुंदेलखंड की बात की जाए, जो जिस भाषा को आसानी से समझ सकता है उस भाषा में बात कर सकेगा। ऐसे में फ्लोर लैंग्वेज को लेकर के जब माता प्रसाद पांडे ने इंग्लिश की जगह उर्दू की डिमांड की, उसके बाद सीएम योगी ने करारा हमला बोला था, जिसकी वजह से अब सीएम योगी कई विपक्षियों के निशाने पर हैं और उनके ऊपर लगातार सवालों के बौछार हो रहे हैं और उनको निशाना साधते हुए उनके ऊपर जमकर बयानबाजी चल रही है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, कई वीवीआईपी आज भी लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं और 55 करोड़ के करीब वहां पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हो, वित्त मंत्री हो, निर्मला सीतारमण हो, गिरिराज सिंह हो या जीतन राम मांझी हो, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर आज प्रयागराज संगम में पहुंच रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी ने भी आज आस्था की डुबकी लगाई है। मौजूदा हालात क्या है, जाम की स्थिति क्या है और जो भीड़ क्या है, श्रद्धालुओं की संख्या क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं, वीवीआईपी से बड़ा कोई उनसे बड़ा एक और वीवीआईपी होते हैं श्रद्धालु, और उन श्रद्धालुओं का तांता मैं दिखा देता हूँ। इनसे बड़ा वीवीआईपी इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है, कल रात 8 बजे तक पूरा सन्नाटा हो चुका था
9 बजे तक जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आप केवल रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए तो आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे आपको जिस गंतव्य तक आपको जाना है। लेकिन जो वीवीआईपी आ रहे हैं वो तो अरेल घाट पे आ रहे हैं, उनके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे अपना उनके लिए रोड खाली होंगी, लेकिन ये रोड खाली कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद एक दर्शाता है कि आस्था सबसे बड़ी चीज होती है, सनातन पर्व एक सबसे बड़ा त्योहार होता है और उस त्योहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 8 बजे तक पूरा सन्नाटा हो चुका था। मैं ये कहूंगा, मैं बहुत बड़ी संख्या में नहीं कहूंगा कि श्रद्धालु आ रहे थे लेकिन कम मात्रा में आ रहे थे। लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद जैसे एक कहा जाता नहीं है कि किसी मूवी का शो खत्म हुआ हो या इंटरवल हुआ हो या शो कह सकते हैं, उसके बाद लगातार श्रद्धालु आ रही, कोई वीकेंड नहीं है। सोचिए आज बुधवार का दिन है, कोई मंगल बुध का दिन है, सोचिए कोई वीकेंड नहीं चल रहा, कोई छुट्टियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, श्रद्धालु आ रहे हैं, नो व्हीकल जोन है, तब भी श्रद्धालु लगातार आ रही, स्टेशन पे लगातार पहुंच रही, इतनी ट्रेनें आ रही है, उनसे श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। अगर प्रशासन इनको चाहे जितना घुमा दे लेकिन श्रद्धालु तब भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है, मैं आपको बता दूं कि कल मेरी फैमिली आई थी, गाड़ी इंटर नहीं हो पाई, सोचिए मुझे खुद लगातार परेड से मैं था मीडिया सेंटर के पास से, जबकि 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है संगम, और मुझे टोटल स्टेप्स जो किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 5.5 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा। सोचिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपने कहा कि जिस तरीके से लोगों में, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आप सवाल उठाइए, लेकिन इन लोगों की आस्था के साथ तो मत खिलवाड़ करिए। ये लोग आस्था से आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आप सवालों पे सवाल उठा रहे हैं। कोई एक योगी मुख्यमंत्री है और वो अपने श्रद्धालुओं के किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाह रहा है और आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कितना बड़ा मैनेजमेंट है और इतने बड़े मैनेजमेंट में छोटी मोटी गलतियां, मैंने कल भी कहा था और हर 12 बजे के एपिसोड में कह रहा हूँ कि एक बाप अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो पूरी बहुत कमियां रह जाती है और ये उससे भी बड़ा करोड़ों लोगों को मैनेज करना। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को अगर मैं जोड़ दूं तो उससे भी मेरे हिसाब से उससे ज्यादा जनसंख्या यहाँ आ चुकी है। न्यूजीलैंड जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, उससे भी ज्यादा पब्लिक यहाँ पहुंच चुकी है। सोचिए एक सोचने वाली बात हो गई है कि इतने लोग यहाँ, लाखों करोड़ों में प्रतिदिन यहाँ लोग डुबकी लगा रहे हैं और आप इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो है मौतें दबाई जा रही है। भाई साहब, मौतें दबाई अगर जाती तो प्रूफ होता है। आपने बोला था, अभी आपने डिम्पल यादव का भी बयान, मौतें अगर दबाई जाती तो आपके पास अगर प्रूफ है तो आप दिखाइए। ये लोग क्या, इनको भी अपनी मौत का परवाह नहीं, लेकिन लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन भी करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और उसके बाद भी लगातार लोग आ रहे हैं। बसंत पंचमी अभी 7 दिन बाकी है, सोचिए 55 करोड़ से अधिक लोग यहाँ आ चुके हैं और अभी यानी एक सवाल है कि जिस तरीके से महाकुंभ को बढ़ाए जाने की बातें आ रही थी और कहा जा रहा था कि महाकुंभ को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा या मार्च तक बढ़ाया जाएगा, फिलहाल डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी खबर नहीं और ये पूरी की पूरी अफवाह है। इसका उन्होंने खंडन किया है। क्या जानकारी हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, ये अफवाहें चल रही थी कि इसको बढ़ाया जा सकता है 7 दिनों के लिए, 5 मार्च, और उसके बाद आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, 20 मार्च तक ही जा सकता है। लेकिन ऐसी अफवाहों पे रोक लगी। कल महाकुंभ के मीडिया सेंटर में छोटी सी ब्रीफिंग भी की गई और उसके बाद एक प्रेस नोट भी रिलीज किया गया कि अफवाहों पे ध्यान न दें, जो सरकार का उचित डेट है, मतलब आज 26 फरवरी तक ही ये पूरा मेला चलेगा। इससे ज्यादा ये मेला नहीं चलने वाला है। 26 फरवरी लास्ट स्नान है, शाही स्नान है। उसके बाद जहाँ कोई भी और मेले को और नहीं बढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे जो जहाँ अखाड़े रहते थे
उन एरियो को क्लीन किया जा रहा है। लाइटिंग का सिस्टम नहीं निकाला गया है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो लाइटिंग का शहर ये कहा जा रहा था, सिर्फ लाइटिंग को छोड़ करके और एरियो को क्लीन किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, जैसे ये पहले पूरा एरिया था उस तरीके से। और मिनिमम क्लीन हो चुका है और अब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी 7 दिन है, लोग घूमना भी चाहते हैं, अखाड़ों में नहीं जा एक पा रहे आखिरी हैं, सवाल भी है आपसे अखाड़े चुके हैं। ज्ञानेंद्र, एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये है ज्ञानेंद्र, किस तरीके से अगर वहां का जो भी डीएम है या प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वो बोल रहा है कि आगे महाकुंभ प्रयागराज को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जितने लोग जो महाकुंभ आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उम्मीद जिनको थी कि आगे बढ़ाया जाएगा, हम जाकर के तब डुबकी लगाएंगे, तो क्या ऐसे में जो अब कुछ दिन बचे हैं, अमूमन 7 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या भीड़ बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है? क्योंकि 26 तारीख को भी जो लास्ट स्नान है, तो क्या ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं उसी पे आ रहा था। अखाड़ों के जाने के बाद, क्योंकि श्रद्धालु अब लगातार बढ़ रहे हैं, मैं उसी बात पे कंप्लीट कर रहा था कि अब जो मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा के ये तीनों स्नान को जोड़ करके जो यहाँ के प्रशासनिक अमला है, उनका एक अंदाजा मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। उनका ये कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन ये तीनों स्नान जोड़ करके यहाँ पे एक दिन में स्नान होगा। सोचिए, ये उन लोगों का ये चौंकाने वाला, मतलब ऑफ द कैमरा एक उन्होंने कहा कि मैं इसको अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि इन तीनों स्नानों को अगर हम मिला देंगे तो शायद महाशिवरात्रि पे इस भीड़ इससे भी ज्यादा होगी। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा रूट मैप, चार्ट पूरा तैयार कर लिया है। एडिशनल हमने फोर्सेस मंगवा ली है, एडिशनल हमने जिलों से जो है मदद मांग ली है, वो आ रहे हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई है। क्या पूरा रूट मैप है वो आप लोगों को आगे चल के ब्रीफ कर दिया जाएगा साफ तौर पे। और महाशिवरात्रि का पर्व एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग आएंगे, जल को भी भर के यहाँ से जाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ जा सकते हैं, प्रतापगढ़ के बाबा विश्वनाथ धाम जा सकते हैं, ऐसे उज्जैन भी जा सकते हैं जल को अर्पित करने के लिए। साफ तौर पे ये दर्शाया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी। और उस दिन 25, 26, 27 और ये भी कह रहे थे कि 28 हो सकता है 24 तक की रात से ही कि 20 किलोमीटर की रेंज में पूरी की पूरी लोग निकल, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कि शहर वालों को भी ये 2 दिन केवल उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो है 25 और 26। उसके बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा और शहरों में छुट्टियां घोषित कर दी जाएंगी, प्रयागराज में खास तौर पे। और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो हर एक चीजों का खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अखंड प्रशासन हर एक मूवमेंट्स को खास तौर पे हर एक चीजों को बहुत ही बारीकियों से चेकआउट कर रहा है, बहुत ही बारीकी, क्योंकि आप भी जानते हैं IBC 24 की और भी टीमें यहाँ पे हैं और हर एक पल को आपकी बात होती होगी, तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। मिनिमम जो फोर्सेस रिटर्न हुई थी उनको वापस बुला लिया गया है, रूट मैप तैयार हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में प्रशासन और कितनी अच्छी तैयारियां और कितना बेहतर कर सकता है। अखंड, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आखिरी समय चल रहा है और 7 दिनों के भीतर भी एक बड़ा जल सैलाब श्रद्धालुओं को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग भी बचे हैं वो जाकर के अब आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। प्रशासन के लिए भी चुनौती है, ये चुनौती से पार कैसे पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? और सांसद रायबरेली 2 दिवसीय दौरे पर जो है पहुंच रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद रायबरेली 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में रायबरेली पे दौरे पे है, और जो कि कल पहुंचेंगे। और कल सुबह जब वो एंटर करेंगे तो उनका जो शेड्यूल, उनके जो जिला अध्यक्ष है पंकज त्रिपाठी, उन्होंने मीडिया को रूबरू होते हुए जानकारी दी कि वो जब एंटर करेंगे तो वाया जो है लखनऊ टू रायबरेली वाया बाई रोड आने का प्लान है। और बाई रोड जब आएंगे तो वो पहले बछरावा होते हुए
बछरावा विधानसभा में अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ और नवयुवक जो वहाँ के कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो रायबरेली एंट्री करेंगे। रायबरेली एंट्री करते ही उनके कुछ अपने शेड्यूल आए कि अपने जो रेलवे मॉडर्न रेल कोच है वहां पे भी जा सकते हैं जो लालगंज तहसील में पड़ता है। और राणा बेनी माधव सिंह एक बड़ी जो है हस्ती रहे पूरे देश के, और उनकी जो है जगतपुर में इंटर कॉलेज है राणा बेनी माधव सिंह, उसमें जो है उनकी मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। और फिर उसके बाद गेस्ट हाउस बुए मऊ, वहां पे अपने कई सारे प्रतिनिधिमंडल उनके आएंगे, उनसे अपनी मुलाकातें, और ये टोटल ऐसे जो है 2 दिवसीय उनका दौरा निश्चित हुआ है, जो रायबरेली कल वो पहुंचेंगे और आज उसका खैर प्रोटोकॉल भी शासन प्रशासन की तरफ से आ जाएगा। और ये संभावित दौरा अभी हम कह सकते हैं, बिकॉज अगर जब तक आ न जाए तब तक संभावित दौरा ही होता है। जी अखंड। इंद्रवीर, क्या इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि जो 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं, इसमें शायद वो महाकुंभ जा सकते हैं? तो क्या ऐसी कोई जानकारी इंटरनल किसी सूत्रों से, क्या आपके पास कोई जानकारी है? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए अभी अखंड फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बात जरूर साफ कही है मीडिया से कि वो किसी गांव में जो है जहां पे शेड्यूल नहीं है, किसी गांव में औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने ये बात जरूर मीडिया से कही है। अब इसको हम कहां तक ले सकते हैं, ये जब तक खैर सामने नहीं आए तब तक कहा नहीं जा सकता। अब कुंभ जाने वाली बात अभी तक कहीं से निकल के नहीं आई, ना सूत्रों के द्वारा ना ही किसी इनके कार्यकर्ता के द्वारा। और अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आए हैं तो हो सकता है, क्योंकि 20 फरवरी है और 26 तक रहेगा तो 21 तक वो रायबरेली है, और हो सकता है कि अगर उनके कार्यकर्ता या उनका अपना मूड हुआ या मन हुआ तो शायद जा भी सकते हैं, और जाते हैं तो डेफिनेटली एक रायबरेली के लिए नहीं, एक देश के लिए भी नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। जी अखंड। उत्तर प्रदेश जहाँ पे 4 से वो सांसद है, और रायबरेली उत्तर प्रदेश में ही आता है, और जहां से वो सांसद हैं तो उनको खुद प्राउड होगा कि हम ऐसी जगह आए हैं। तो उनको भी अपना राहुल गांधी का जाना एक बड़ा जो है वो होगा, उससे देखा जाएगा कि अगर वो जाते हैं तो किस तरीके से क्या प्रतिक्रिया आती हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। और हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर उत्तर प्रदेश और रायबरेली सांसद हैं तो उनको एक बार कुंभ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, वो व्यक्ति की इच्छा होती है, व्यक्ति के मन में अगर खुद इच्छा हो, भाव हो, तभी जाकर के वहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे तो सफल भी होगी। जोर आजमाइश से या राजनीति के लिहाज से या फिर लोगों की इच्छाओं का ध्यान में रखते हुए अगर आप वहां जाकर के डुबकी लगाने की सोच रहे हैं तो शायद का कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस तरीके के एक बहुत बड़ा कुंभ है, ये किसी राजनीतिक दल का महाकुंभ नहीं है, ये सभी के लिए है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो रायबरेली के जो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं वो महाकुंभ जा सकते हैं। अब फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनके वहां पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखिल, मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों और अधिवक्ताओं के बाद में पुलिस ने अपने ही जो पुलिसकर्मी हैं, जो दागी पुलिसकर्मी हैं, उनकी सूची जारी की है। लगभग 354 पुलिसकर्मी हैं जिनकी सूची जारी की गई है, जिसमें उनमें बताया गया है कि इनमें से एक एसीपी मोहसिन खान, जिनके विषय में लगातार हम लोगों ने बात की थी, वो, और उसके साथ साथ कई जो थाना इंचार्ज हैं, दरोगा हैं और कई कांस्टेबल हैं, उनकी सूची जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने जारी की है। इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। जो मुकदमे हैं, कई के खिलाफ में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके खिलाफ में इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिसमें लगभग 3 साल तक जो इंस्पेक्टर रैंक के व्यक्ति हैं, इनको कोई थाना का चार्ज नहीं मिलेगा। जो एसआई हैं, उनको किसी 1 साल तक कोई चौकी का चार्ज नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल तक इनको कोई भी पदोन्नति नहीं दी जाएगी। तो अभी लगातार आप देख रहे होंगे कानपुर में पहले पत्रकारों के ऊपर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कई पत्रकारों को जेल भी भेजा गया है जो गलत तरीके के कार्य में शामिल हुए। वहीं लगभग 272 वकीलों की भी एक सूची जारी हुई थी, जिसके बाद में वकीलों ने नाराजगी जाहिर की थी, और जो जिला जज है उनसे कहा था कि जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई पत्रकारों पर और पुलिस और वकीलों पर कर रही है, तो वो अपने भी जो दागी पुलिसकर्मी उनकी भी एक सूची जारी करे। तो जिसके बाद में पुलिस विभाग ने उसकी सूची जारी की है। 354 पुलिसकर्मियों की सूची जारी हुई है। वहीं जो वकील हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 272 वकीलों के जो नाम पुलिस ने अपनी सूची में दिखाए हैं, वो जितने भी वकील हैं उनके ऊपर किसी में 1 मुकदमा है, किसी में 2 मुकदमे, और हल्के मुकदमे
होने पर भी इनके नाम दे दिए गए हैं। कुछ तो वकील भी नहीं है, जिसके बाद में जिला जज ने एक कमेटी बनाई है जिसमें जो पुलिस के लोग भी रहेंगे और जो वकील है वो भी रहेंगे, और ऐसे नामों को हटाया जाएगा जिनके खिलाफ में हल्के धाराओं में एक मुकदमा दर्ज है, जिनके खिलाफ में गंभीर धाराओं में एक से अधिक मुकदमा दर्ज है, उनको इस सूची में रखा जाएगा। अमनीश, सवाल ये है कि अगर पुलिस प्रशासन को या पुलिस महकमे को इस बात की जानकारी है कि हमारे विभाग में इतने बड़ी संख्या में या इतनी संख्या में, इतनी तादाद में जो जवान है हमारे, जो पुलिस अधिकारी है हमारे, चाहे कांस्टेबल हो या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हो, अगर ये दागी हैं, के ऊपर दाग लगे हुए हैं, तो क्या इनको केवल तैनाती ना देना ही क्या सजा के लिए रूप में देखा जा सकता है? क्योंकि अगर किसी के ऊपर, अगर मान लेते हैं आपने पत्रकारों की बात की, पत्रकारों की गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोगों को जेल भेजा गया, वकीलों के ऊपर भी ऐसा चिन्हित करके, तो क्या सजा यही है कि आपको तैनाती नहीं मिलेगी? क्या सजा इनके लिए नहीं है कि अगर ये दागी है तो इनके ऊपर दाग लगा है तो इनके खिलाफ भी कोई ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि दाग लगे होंगे तो कहीं ना कहीं जांच में वो चीजें आई होंगी ना, तभी तो आप मान रहे हो कि सूची में वो भी अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ आप बात कर रहे हो। तो क्या केवल सजा के रूप में आप किसी की तैनाती ना कर पाए, किसी एक साल तक पदोन्नति ना कर पाए, कितने हद तक जायज है ये बात? क्या उनके खिलाफ कोई और कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती, या फिर पदोन्नति से उनको वंचित कर दिया जाए, या फिर उनको तैनाती से वंचित कर दिया जाए? तो क्या इसको सजा के रूप में देखा जाएगा? ऐसे तो कई थाने इंचार्ज हैं जो कई वर्षों तक थाना नहीं पाते, तो इस सजा क्या है? कोई ऐसे भी मौज लेते हैं वो लोग तो जिंदगी में। सजा तो ये होती है ना कि आदमी, देखिए होता क्या है कि इन थानेदारों में भी, पुलिस विभाग में भी ऐसे कई लोग हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी कुछ बड़े करीबी होते हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो उनको अपना अच्छा थाना मिल जाता है, जब उन चली जाती है तो साइडलाइन किए जाते हैं। तो एक तरीके से साइडलाइन पोस्टिंग तो हुई इनकी, सजा क्या है इसमें? अखंड, ये जो सूची है 354 लोगों की, ये मात्र एक वर्ष की सूची है, 2024 से लेकर के और आज तक की। इसके पहले की भी अगर सूची निकाली जाएगी तो हो सकता है ये संख्या काफी बड़ी हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, जिस तरीके से आम आदमी है, पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी है, उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं अगर दोषी अगर पुलिसकर्मी पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, अगर मुकदमा गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने ये भी एक कहा है कि जो गंभीर धाराओं में मुकदमा जिनके ऊपर दर्ज है पुलिसकर्मियों पे, उनको जांच की जाएगी, जांच के बाद में उनके ऊपर भी उनको जेल भेजने की कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन ये सवाल उठाना जरूर बनता है कि जिस तरीके से वकीलों का नाम आता है या पत्रकारों के खिलाफ में जांच बैठ जाती है, पत्रकारों को घर की कुर्सियां कर दी जाती है ना, आम आदमी को तुरंत जेल भेज दिया जाता है, तो ऐसे जो दागी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन असल एक अच्छी चीज ये है कि कम से कम जब दबाव बनाया गया तो एक 354 लोगों की जो लिस्ट सामने आई है, वो भी कहीं ना कहीं जो है, अगर पुलिस अपने जो सहकर्मी है उनको अगर दोषी मान रही है, वैसे तो बहुत लोग इस चीजों को छुपा देते हैं, लेकिन अगर ये बात सामने आई कि 354 लोगों को बाहर नाम दिया है, तो एक सराहनीय कार्य भी पुलिस का कहा जा सकता है कि अपने ही जो सहकर्मी उनको दोषी मान करके जो है कहीं ना कहीं उनके नाम सामने रखे गए हैं। तो इनके ऊपर अगर जो दोषी ज्यादा अधिक जो जिन्होंने ऐसा कार्य किया है जो बहुत ज्यादा गलत है, उनको जेल भेजने का भी अगर कार्य पुलिस द्वारा किया जाएगा तो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल अवनीश, तमाम ऐसी शिकायतें आती है और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि एसीपी हैं मोहसिन खान, उनके ऊपर आरोप लगे थे। फिलहाल अभी तक उन आरोपों के बाद जांच कहां तक पहुंची और क्या कार्रवाई हुई, अभी तक तो इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे 354 लोगों की लिस्ट जरूर सूची जारी की गई है, लेकिन दबाव में, आपने बताया दबाव में, दबाव से बढ़िया होता कि आप जो सच में दोषी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी जवान हमारे हैं, अगर उस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कोई गलत कार्य किया है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई वैसी ही बनती है और करनी भी चाहिए। एक सूची जारी कर देने से किसी भी, हम पत्रकार होने का नाता ये नहीं कि आप पत्रकार होगे तो गलत काम करोगे, इसका बिल्कुल भी हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। हम खुद पत्रकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई लाइसेंस मिला है कि हम कोई गलत कार्य करें। वकील अगर है, अधिवक्ता है, अगर वो भी, अगर अधिवक्ता होने के नाते कि हम कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे, हम भी कोई गलत काम करें तो हमें पुलिस छूट दे दे, तो नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन पैमाना सबके लिए तो एक होना चाहिए। अगर आम नागरिक के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, भेजा जाता है ना। अगर किसी और के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसको ऊपर भी कार्रवाई होती है और उसको भी कठोर कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अगर आपकी जांच में ये लोग दोषी हैं, क्योंकि जांच तो आप ही कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये लोग दोषी हैं कि नहीं है, तो क्या आपको इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसा नहीं करना, एक संदेश देना चाहिए कि आपको भी हम जेल भेज सकते हैं? ऐसी भी तो कार्रवाई होती, क्यों नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या? या फिर पदोन्नति में 1 साल की एक डेडलाइन दे देना चाहिए, 1 साल तक पदोन्नति नहीं होगी, 3 साल तक थाना नहीं मिलेगा, या कुछ तरीके की जो एक आपसी में एक होती है कि आपने अंदर महकमे में बना ली कि भाई ऐसा ऐसा किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, सजा के लिए कई प्रारूप बनाए जा सकते हैं, पर क्या जो सजा कानून ने निर्धारित किया है, क्या उसके तहत किसी को सजा नहीं दी जा सकती? क्योंकि दोषी तो दोषी होता है ना, वो कोई महकमे का कोई इंचार्ज थोड़ी ना, महकमे का वजह से कि हम वकील हैं, हम पत्रकार हैं, तो हम कुछ हम गलत दिखाएंगे, लेकिन अपनी गलती हम छिपा लेंगे।
वकील है तो हम दूसरे का केस लड़ेंगे, लेकिन हम अपना ही केस लड़ने के चक्कर में गलत चीजें, गलत तथ्यों को रख करके बच जाएंगे। तो क्या उसी तरीके से पुलिसकर्मी भी है क्या कि अपने आप को बचाने के लिए पूरी पूरी एक थ्योरी या पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं? सजा तो सजा है ना, सबको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कल और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं लगातार, क्योंकि आप हमारे शहर से जुड़े हुए शहर से ही हैं, लखनऊ में तो आप लगातार देख रहे होंगे, कानपुर में या अन्य जिलों में इस वक्त जो कार्रवाइयां पुलिस के खिलाफ में हो रही है वो लेटेस्ट की कार्रवाइयां हैं। पहले समय में अगर देखा जाए तो कोई मामला इस तरीके का सामने नहीं आता था कि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ में कोई मुकदमा दर्ज होता था या पुलिसकर्मी को जेल भेजा जाता था या उनका नाम कभी सामने आता था। तो एक अच्छा कार्य ये जरूर कहा जा सकता है, ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति कहा जाए या पुलिस महकमे में कोई ऐसी व्यवस्था कहा जाए जो अब जो है कहीं ना कहीं जो गलती कर रहा है पुलिसकर्मी उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो रहा है, वो जेल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाइयां की जा रही हैं तो अपने ही सहकर्मी के खिलाफ में अगर कार्रवाई की जा रही है तो एक इसको सरकार का बड़ा दबाव कहा जा सकता है कि जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं उनके इनके ऊपर एक बड़ा दबाव है कि अगर कोई भी गलती करेगा, वो भले ही पुलिसकर्मी क्यों ना हो, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि सरकारी व्यवस्था है और कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अपने कर्मचारी के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके जो विभाग है उसकी भी कहीं ना कहीं बदनामी है, उसकी भी बदनामी होती है। लेकिन उसके बाद भी ये जरूर दबाव कहा जा सकता है कि ऊपर से दबाव है कि इस तरीके से कि जिस तरीके से कार्रवाइयां जो है की जा रही हैं। और इस वक्त लगातार क्योंकि जिलाधिकारी की भी बात की जाती है तो आप लगातार देख रहे हो कानपुर में जिलाधिकारी रोज नए नए स्कैम निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको नहीं रोका जा रहा है, लगातार वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसके बाद में जो शहर है, शहर के लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। तो एक ये जरूर कहा जा सकता है कि जो मौजूदा इस समय सरकार है, मैं मौजूदा सरकार की कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, आप भी काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो मौजूदा सरकार का कहीं ना कहीं डर भी कहा जा सकता है, भय भी कहा जा सकता है अधिकारियों की, जिस तरीके से जो कोई गलती कर रहा है उसके खिलाफ में कार्रवाई जरूर की जा रही है। बिल्कुल अनिश, देखिए पक्ष की बात नहीं है, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो उसको पक्ष के लिहाज से अगर कोई देखे तो उसकी उसकी उसका चश्मा है, अच्छाई की जरूर तारीफ की जाएगी। अगर हम डीएम साहब की तारीफ कर सकते हैं तो जो वहां के निचले अधिकारी जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करे तो हम उनके खिलाफ भी बात करते हैं। हम तो जो सच्चाई है उस पर बात करते हैं। आप पक्ष और निष्पक्ष, आप निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और इस सरकार की एक अच्छी चीज ये है कि जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई होती है, इसीलिए सबसे बड़ी बात है। तो शायद इतना खुल के कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हम आपको फिर से बता दें, शायद यही कारण है कि जो मौजूदा सरकार है, इसके जो अपने विधायक है वो भी सरकार की मुखालफत में लगे रहते हैं और उसके विरोध में लगे रहते हैं। क्यों? ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल्ड वे में चल रही हैं। किसी को भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि है तो आप हाहाकार मचा दोगे। बहुत सी सरकारें देखी गई हैं, हमने वहां के जिला अध्यक्ष क्या छोड़िए, कार्यकर्ता का भी तांडव देखा है कि कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की स्थिति ये होती थी कि वो कॉलर पकड़ करके थानेदार को खींच लेते थे। कितना दबाव, कितना प्रेशर होता था उन लोगों के ऊपर, वो सारी चीजें दिखती है। और आज की सरकार में बस एक अच्छाई है कि जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रही है और स्पष्ट रूप से जो भी लोग गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जो शासक होता है उस शासक में एक अच्छाई ये भी होनी चाहिए कि वो एक चश्मा ये ना लगाए कि ये हमारे हैं, अपने हैं और ये पराये हैं। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पक्ष और निष्पक्षता की बात की जाए तो पक्ष यहाँ किसी का नहीं रखा जाएगा। डीएम साहब अगर सुबह उठ करके फील्ड पे उतर जाते हैं और लोग हर विभाग जाते हैं तो उनकी तारीफ बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि सीएमओ अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो इसके लिए क्या हम डीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे? डीएम तो कार्यालय पहुंच के चेकिंग कर ले रहा है की कौन कौन से कर्मचारी पहुंचे और कौन से नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए और जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके वो अपनी जिम्मेदारी का अगर निर्वहन सही तरीके से करे, वो तो कोई भी हम तो ये कहेंगे कोई भी सरकार हो, वो ये मौजूदा सरकार हो या अन्य कोई भी सरकार हो, उस सरकार का क्योंकि चलाने वाले जो कर्मचारी ही होते हैं, वो कर्मचारी ही सरकार को चलाते हैं। वो अगर अपने सही ढंग से कार्य करे तो जो सरकार होती है, जो पहले सरकार थी या मौजूदा सरकार है, उनको किसी भी तरीके का कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो जाकर के इन्हीं अधिकारियों के पास में अपने कार्यों को लेकर के पहुंचती है। जो आम आदमी है वो जाकर के अपने कार्यों को इन्हीं अधिकारियों के पास में जाता है। अगर ससमय उनका कार्य कर दिया जाए, बिना घूस के उनका कार्य कर दिया जाए और कोई भी ऐसी उनको तकलीफ ना हो, तो उनके लिए वो सरकार सबसे बेस्ट मानी जाएगी। और जिस तरीके से ये कार्य करने का जो प्रक्रिया है इस समय मौजूदा सरकार जो कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो बेहतरी की ओर है, हो सकता है प्रदेश जा सकता हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी गलतियां, अभी भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है। जो बहुत सारे लोग हैं जो मनमाने तरीके से अभी भी कार्य करने में लगे हुए हैं, लोगों की नहीं सुनते हैं। जिस तरीके से लोग अभी भी कुछ परेशान होते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर अधिकारियों तक उनको जाना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है, उसके बाद भी उनकी
सुनवाई नहीं होती, पर भी कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार करना चाहिए, उनके खिलाफ में भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग हैं उनके अंदर डर भय इस तरीके का पैदा हो जाए कि अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो एक बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टरों में किया जाता है कि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं आपको हटा करके बाहर कर दिया जाएगा, नौकरी का डर होता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ व्यवस्था, मैं नहीं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर कर दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा डर भय जरूर होना चाहिए कि अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद में आप कहीं ना कहीं जो है अपनी सेवा से वंचित हो जाएंगे। तो इस डर और भय के बाद में जो कार्य है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो डीएम हो या उसके नीचे कार्य करने वाले लोग हो, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय अगर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश है उन्नति प्रदेश की ओर जाएगा। बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल सही बात है, सबकी अपनी जिम्मेदारी, और अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का सही रूप से निर्वहन करेगा तो स्थितियां जो पैदा हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं दुश्वारियां आ जाती हैं, वो नहीं होंगी। और लोगों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आदमी के मन में इस तरीके की भावना हो गई है कि हम तो सरकारी कर्मचारी है भाई, हमारी नौकरी पक्की है, हम फिक्स है, हम तो फेविकोल लगा हुआ है, उसी फेविकोल से चिपके हुए हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। और यही कारण भी होता है कि कई सारे ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। क्या कर लोगे भाई, हटा तो पाओगे नहीं। लेकिन जब इस सरकार ने अपनी हंटर चलाना शुरू किया तो लोगों के मन में भी डर है, भय है। क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर जाता है और जो पब्लिक सेक्टर है उसके कर्मचारी वो ना जाने क्या करते हैं कि स्थितियां डे बाय डे खराब होती है। मैं ये भी विरोध करूं, इस बात का भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे विभाग जरूर हैं जो जिनके पास इतना वर्कलोड है कि अगर उनको सुना जाए तो कई बार ऐसा होता है कि वो परेशान भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक ही आदमी से कई काम भी ना कराए, कुछ लोगों की वहां पर नियुक्ति की जाए, जिस पटल से जैसे भी नियुक्ति करनी है बिल्कुल की जाए। क्योंकि देखिए, हमारा सरकारी कर्मचारी कोई गधा नहीं, ये भी सच्चाई है कि आप उसके ऊपर लोड जितना मन करे उतना लोड डालते चले जाओ, क्योंकि आप एक पैमाना तय करते हो और अगर उस पैमाने के अगर आप खरा उतरना चाहते हो तो आपको एक निश्चित लोड उठाने की क्षमता अगर आपके ऊपर दी जाएगी तो शायद आप आज कहते हैं कि एक उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से काम कर ले जाओगे। लेकिन आप अनलोडेड, आप इतना ज्यादा दे दोगे तो मुझे लगता है कि शायद आप कर नहीं पाओगे। तो उम्मीद है किस हद तक आप पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।